तो अभी आज स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक नेचर वर्सेस नर्चर। और जैसे सुनीता जी ने बताया, यस, कल का टॉपिक बहुत ज़्यादा मज़ेदार था जो था नेचर वर्सेस नर्चर। आज का टॉपिक है फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। सो फ्री विल और डिटर्मिनिज्म की बात करेंगे आज। कोई शिवम जी आपसे पूछेंगे या समीर जी आपको ही बता सकते हो फ्री विल का मतलब क्या होता है? आप लोग क्या समझते हो फ्री विल और डिटर्मिनिज्म से? शिवम। आज ना सभी से थोड़ा रीडिंग भी कराएंगे, सो बी अटेंटिव एवरीवन। तो शिवम। ओके। क्या अगर आप समीर। सभी पॉसिबल हो तो अपना वीडियो खोल सकते हैं, लाइक आप विजिबल हो सकते हैं। इट विल ओके समीर, यू कैन कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू समीर। सुनीता जी, यू कैन कंट्रीब्यूट। फ्री विल एंड प्री डिटरमाइंड ये प्री डिटर्म मुझे जो पढ़ा है तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जब कोई भी एक न्यू बेबी होता है तो प्री डिटरमाइंड एक पहले से उसका नेचर होता है। तो क्या वो नेचर ही है पूरे टाइम चलेगा या हमारे पास ऐसी फ्री विल भी है कि वो नेचर को हम थोड़ा सा चेंज हो सके, जैसे पेरेंटिंग हो गया, नर्चर हो गया, तो क्या उसका भी कुछ इफेक्ट होता है या जो एक नेचर स्टार्टिंग से पर्सनालिटी बनी ही है वो वही हमेशा रहेगी? क्या फ्री ठीक विल है, है हमारे पास उसको चेंज करने की? थैंक यू। अच्छे से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं आप। साक्षी, आपको कुछ बताना है डिटर्मिनिज्म के बारे में? जो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व निर्धारण के बारे में। सिगमंड फ्राइड काफ़ी बात करते हैं, तो इस पे आपको कुछ बोलना है डिटर्मिनिज्म के बारे में, जो पूर्व निर्धारित रहता है चीज़ें। क्या लगता है इस पे आपको? जैसे मतलब क्या सोचना है इस पे आपका? जैसे हम लोग मतलब जैसे मान्यता को लेकर पहले भी चल रहा होता है, उसको मतलब वो जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मान होते हैं कि हाँ वो जरूरी है, फिर तो आपका उसको आवाज़ गलत नहीं क्लियर है, बन अगर आप सकता माइक है। पास करके बोले प्लीज़। वॉइस। आई कांट ओपन द कैमरा हेलो। एक्चुअली। यस। ओके, या कंटिन्यू। या डिटर्मिनिज्म क्या है, क्या समझते हैं आप इससे? जैसे मान्यता को हम बोल सकते हैं डिटर्मिनिज्म, मान्यता हमारे पूर्व पास निर्धारित जो आता होता है, है। ठीक है, मतलब जो पहले से निर्धारित हो, जो हमारे बायोलॉजी से, जो हमारे नेचर से आता है, ये हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस से भी आता है। अभी आगे सब पढ़ेंगे हम। आज साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा एरिक एरिक्सन के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे काफका का जो जैसे जीवन एक शैली एक है, कैरन हॉर्नाई का चीजें, मतलब उनका लाइफ जो भी है, उन्होंने न्यूरोटिक नीड्स के बारे में बात करी है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है साक्षी, थैंक यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास। अभिषेक, कैन यू प्लीज शेयर द स्लाइड्स सो दैट आई कैन स्टार्ट? So, yeah, free will. Okay, free will से स्टार्ट करेंगे। फास्ट प्लीज, आगे आगे। तो फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म, आगे इसमें ह्यूमनिस्टिक, ओके, ह्यूमनिस्टिक बातें पढ़ेंगे और साइको एनालिटिकल अप्रोच, सभी अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो फ्री विल को और डिटर्मिनिज्म को देखते हैं। स्लाइड प्लीज, फ्री विल का स्टार्टिंग से। Okay, free will. Free will refers to the ability of individual to make choices that are not entirely determined by external factors. So free will एक हमारी ऐसी एबिलिटी होती है इंडिविजुअल्स की, ऐसी क्षमता होती है जो हम अपने निर्णय अपने प्रकृति से, अपने जो डिटरमाइन चीजें हैं बायोलॉजी से, उससे परे हटकर भी हम कुछ निर्णय ले पाते हैं। इसी को बोलते हैं फ्री विल। मतलब कि हमारा बायोलॉजी है, हमारा इंस्टिंक्ट है अंधेरे से डरना, लेकिन हमारे अंदर एक फ्री विल है कि मैं अंधेरे से नहीं डरूंगा। डर लग रहा है फिर भी मैं
उसके खिलाफ जाकर मैं अपने काम करूंगा, मैं अपने थॉट को बदलूंगा और जो मुझे काम करना रहेगा मैं करूंगा। तो ये होता है फ्री विल, खुद का एक डिसीजन, खुद का एक निर्णय आपके अपने बायोलॉजी, अपने नेचर के प्रति अगेंस्ट जाके। यहाँ पे वो शब्द बताया गया है, डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है आपका, यहाँ पे इन्वायरमेंट भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स आ सकती हैं। It implies that humans have a degree of control over their action and decision. तो इंसान के पास ना इंटेंशनैलिटी होती है निर्णय लेने का, अपने एक्शंस को बदलने का। तो इस चीजों पे फोकस करता है फ्री विल का पूरा फिलॉसफी और पूरा का पूरा साइकोलॉजी, कि आपका जो निर्णय लेने की क्षमता है, इंसान के पास सबसे बड़ी क्षमता होती है निर्णय लेने की क्षमता। यू आर नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, यू आर व्हाट यू चूज टू बी। आप वो नहीं हो जो आपके साथ हुआ है, आप वो हो जो आप चुनते हो मुझे क्या होना है। तो ऐसी बातें करता है फ्री विल। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है फ्री विल का। ये पूरे ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट जिसमें अब्राहम मैस्लो हैं, कार्ल रॉजर्स हैं, ये लोग ऐसे साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं फ्री विल को लेकर। सुनीता जी, कैन यू प्लीज रीड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट लाइक अब्राहम मैस्लो से? Humanistic psychologists like Abraham Maslow and Carl Rogers emphasize the importance of personal growth, self-actualization, and self-directed change, according to this approach. ओके, चेंज तक ही रहने देंगे अभी। तो अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर्स किस पे जोर देते हैं? पर्सनल ग्रोथ पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे और सेल्फ डायरेक्टेड चेंज पे। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच आगे आगे आ नहीं रहा। स्लाइड कैन प्लीज, स्लाइड डाउन। फर्स्ट पर्सनल ग्रोथ। ओके, ठीक है, कंटिन्यू। Personal growth. Humans have an innate desire for personal growth and self-improvement. नेक्स्ट आप। Self-actual, self-actualization. Humans strive to realize their full potential and become the best version of themselves. Third, conscious awareness. Humans have the capacity for conscious awareness and insight into their behavior, which can impact their future. Fourth, future orientation. Humans have the ability to envision and work towards a desired future, which can motivate and direct their behavior. तो इसमें ये बातें हो रही है ना कि कार्ल रॉजर्स का एक थ्योरी था, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ। इसमें इन्होंने बातें करी कि कैसे आपका जो समाज निर्धारित करता है जो आइडियली आपको होना चाहिए, और फिर आपका एक रियल सेल्फ होता है, वो आप अंदर से कुछ और होते हो। तो वो सारी बातें उन्होंने करी, और उन्होंने इसमें भी बात करी कि कैसे दोनों के बीच जब गैप होता है, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच, तभी मेंटल डिसऑर्डर का क्रिएशन होता है, डिस्टॉर्शन होता है, मेंटल रिटार्टेड हम हो जाते हैं। उसी से ये सारी चीजें निकली हैं। अब हायरार्की नीड्स अब्राहम मैस्लो ने बताया है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए इंसान का एक नेचर होता है ग्रोथ का, इंसान का एक नेचर होता है, वो सभी अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाना चाहता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप फुली फंक्शनिंग पीपल होना चाहते हो। फुली फंक्शनिंग पीपल यहाँ पे लाइफ को खुलकर जीना, अपने पोटेंशियल को, अपने क्षमताओं को पूरी तरह यूज कर पाना, ये सारी चीजें, मतलब इसके लिए हम ललायत रहते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो यहाँ पर वही बातें हो रही है पर्सनल ग्रोथ में। ह्यूमंस के पास ना अंदर से एक डिजायर होती है पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट की। फिर यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बात होता है। ह्यूमंस ट्राइव टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, अपने फुल पोटेंशियल पे इंसान पहुंचना चाहता है, फुली फंक्शनिंग पीपल होना चाहता है हर एक इंसान। यूरोप का यही पूरा का पूरा जो फिलॉसफी है इंडिविजुअलिस्टिक, उसका भी यही है, बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ सेल्फ। वो अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता है, उसकी जितनी अनंत क्षमताएं हैं उसको वो जीना चाहता है। इंसान के अंदर एक इनीट डिजायर होती है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट है इनके अनुसार। कॉन्शियस अवेयरनेस, ह्यूमन हैव द कैपेसिटी फॉर कॉन्शियस अवेयरनेस। वो जो चीजें कर रहा है ना, वो जैसा बिहेवियर कर रहा है, जैसे बातें कर रहा है, वो जो भी अपना डिसीजन मेकिंग कर रहा है, उसके प्रति वो कॉन्शियस हो सकता है, अवेयर हो सकता है, उसके प्रति उसको इंसाइट आ सकती है अपने बिहेवियर का, और उसी के अकॉर्डिंग उस पे
इंसाइट लाकर वो अपने फ्यूचर को सेव कर सकता है। तो इनका कहने का मतलब देखिए, अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेशन, ह्यूमन हैव द एबिलिटी टू इन्विजन एंड द वर्क टुवर्ड द डिजायर फ्यूचर हु कैन मोटिवेट डायरेक्टली एवरीवेयर। वही बात है, कहने का मतलब सिगमंड फ्रायड वो और बिहेवियरिस्ट थे वॉटसन, ये लोग बताते थे कि इंसान अपने इन्वायरमेंट का पुतला है, अपने बचपन का पुतला है, अपने इंस्टिंक्ट का पुतला है। उसी से उसका पूरा का पूरा बिहेवियर जो होता है वो शेप होता है, पर्सनालिटी बनती है। फिर यहीं पे फ्री विल की बात आती है। फ्री विल के अंतर्गत सबका फ्री विल जैसा सोच है। कार्ल रॉजर्स हुए, अब्राहम मैस्लो हुए और ये लोग और हाँ, कार्ल रॉजर्स जी, अब्राहम मैस्लो ये मेन है। तो ये लोग बोलते थे, ऐसे कुछ और साइकोलॉजिस्ट, कि फ्यूचर भी हमारा पर्सनालिटी सेव करता है। आपके जो लाइफ के जो गोल्स होते हैं, आप जो बनना चाहते हो फुली फंक्शनिंग पीपल, ये भी आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें हो रही हैं। गॉट इट? आगे चलें? ओके, आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एग्जिस्टेंशियल कुछ साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, अस्तित्ववादी। अरे जीवन क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं मतलब ये सारी चीजें सवाल अस्तित्ववादी लोग करते हैं। जैसे कि आजकल दोस्तोयेवस्की और काफ्का, जीन पॉल सार्त्र, फ्रेडरिक नीत्शे, ये बहुत अस्तित्ववादी साइको फिलोसफर हैं। गार्डनर, हावर्ड गार्डनर बताते हैं कि 8 प्रकार का इंटेलिजेंस होता है। फिर इंटेलिजेंस हमारी मतलब इंटेलिजेंस जो है 8 प्रकार की होती है, वो अलग अलग उसके टाइप। उसमें एक और अभी ऐड हुआ है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। अस्तित्ववादी मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें उनकी रुचि बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए, वैसे ही लोग थे जैसे कि यहाँ पे जीन पॉल सार्त्र, ये एक्चुअली फिलोसफर थे। मार्टिन, फिर ये लोगों ने क्या एम्फेसाइज करा कि आपका जो फ्रीडम है, फ्रीडम का इच्छा, मतलब ये भी फ्रीडम क्या है, फ्रीडम डिटर्मिनिज्म से तो अगेंस्ट है। उसके बारे में इन्होंने फोकस करा। अपने फ्रीडम, इंडिविजुअल्स के पास फ्रीडम होता है किसी भी चीज को चूज करने का, और उसी के प्रकार अपने जीवन को सेव करने का। और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि सभी इंसान के बाद फ्रीडम टू चूज होता है, किसी भी चीज को चुनने का एक फ्रीडम होता है। ह्यूमन हैज द फ्रीडम टू मेक देयर डिसीजंस, ये सेव देयर लाइफ। तो अपने बेसिस, अपने फ्रीडम के बेसिस पे वो चीजों को चुनाव कर सकता है, और फिर चॉइसेस के बेसिस पे अपना पूरा का पूरा जीवन सेव कर सकता है, अपने जीवन को सेव कर सकता है अकॉर्डिंग टू देम। मीनिंग मेकिंग, इसी के अनुसार वो अपना जो पहले से लाइफ का कोई लोग बोलते हैं लाइफ हैज नो मीनिंग, कि सब कुछ पहले से निर्धारित है। लेकिन इनका ये मानना है कि इंसान जो है ना, मीनिंग खुद बनाता है, मीनिंग खुद क्रिएट करता है वो। ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने निर्णय से, अपने चॉइसेस से, अपने लाइक से, अपने डिसलाइक से। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चॉइसेस एंड एक्शन। ऐसा नहीं है बोल सकते अरे मेरे से हो गया, अरे मुझसे ये गलती हो गई, अरे मैं वो ने कर दिया। जो लोग ये शब्द बोलते हैं, ये इस शब्द के खिलाफ, ये सभी के सभी जो जीन पॉल सार्त्र वगैरह थे बहुत खिलाफ थे। बोलते थे आप इंटेंशनली आप चुनते हो ऐसा करना, आप एग्रेशन भी दिखा रहे हो, बोलते हो अरे मैंने गुस्से में ये बोल दिया, आप चुनते हो वो करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें थी। तो जो भी एक्शन है, जो भी चॉइसेस है, उसके आप खुद जिम्मेदार हो। भले हाँ इग्नोरेंस हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका हल्का सा चुनाव तो होता है, भले वो बहुत सटल सा हो। गो फर्दर प्लीज, गो अहेड। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद भी बात करते हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसमें क्या बताया गया है साक्षी, इसमें क्या बताया जा रहा है? यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, आप अपने मंजिल के खुद ही निर्णायक हो। रितेश, आप बताना चाहेंगे, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, ये क्या फ्री विल वाला बात लग रहा है या डिटर्मिनिज्म वाला बात लग रहा है? रितेश, फ्री विल वाली बात वही है ना कि मतलब। हेलो यस रितेश। हेलो। हाँ, यस, यू आर ऑडिबल। हाँ, मुझे ये फ्री विल वाला लग रहा है। ये बेसिकली गीता भी यही कहती है कि उद्धरेदात्मा तदात्मानम, मतलब तेरा उद्धार तेरे को खुद ही करना है। यू ऑलवेज हैव द चॉइस टू डू व्हाट यू वांट टू बी। और यही बात स्वामी विवेकानंद भी उसी से लेके बताता है, उसी के संदर्भ में बताता है। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा भगवत गीता का बात भी आपने उठाया यहाँ पे। थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन।
Shivam, can you read, please? As Swami Vivekananda said, you are the creator of your own destiny. The quote emphasizes the importance of self-empowerment and personal responsibility. By recognizing your own agency and potential, we can take charge of our lives and shape our own futures. तो वही पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। आप खुद जिम्मेदार हो अपने जीवन को बेहतर बनाने में, आप खुद जिम्मेदार हो अपने जीवन में मीनिंग क्रिएट करने के। ठीक है, तो इसको अपने पोटेंशियल को पहचाने, आप क्या क्या कर सकते हो और अपनी लाइफ को सेव करें। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अल्बेयर कामू द एब्सर्डिज्म की बात करते हैं। ये फ्रांस के बहुत अच्छे दार्शनिक थे। एब्सर्डिज्म की बात करते हैं। इसमें कोई रीड करेगा क्या प्लीज, ताकि मैं बताऊं। कौन रीड करेगा? समीर जी, आप रीड कर सकते हैं क्या? Yes, Sakshi, you can read. साक्षी, यू कैन रीड। No problem. एल्बर्ट कैमस कामू बोल सकते हैं, लोग कामू बोलते हैं, अल्बेयर कामू बोलते हैं काफी लोग। एल्बर्ट एल्बेयर क्या? एल्बर्ट कामू एंड द आपके एब्सर्ड। Albert Camus, a French philosopher and writer, explored the कॉन्सेप्ट ऑफ of एब्सर्डिज्म which posits which that the which posits that the human desire for meaning and purpose in life is inherently at odds or with the apparent apparent meaninglessness and absurdity of the world. According to Camus, humans must create their own meaning and purpose in life, despite the absurdity of the world. कहने का मतलब इनका ये था ना, किताब था द स्ट्रेंजर द आउटसाइडर, अगर किसी ने पढ़ा है तो उसमें बहुत अच्छी बात एक लिखी थी कि लोग हर चीज का डिफिनेशन जो देते हैं ना, व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज ये, व्हाट इज गॉड, गॉड इज ये, व्हाट इज लव, लव इज ये। तो ये बोलते फिर ये बोलते हैं लेट्स गो टू द बीच मतलब बोलते हैं चलो समुद्र के तट पे चलते हैं। वहां पे एक मैं मतलब पढ़ रहा था कहीं कि प्लेटो बोलते हैं लाइफ इज दिस, नीचे लाइफ इज दिस, सब कोई बोल रहा है अपना अपना फिलोसफर लाइफ इज दिस। फिर ये बोलते हैं आई डोंट नो, लेट्स गो टू द बीच। इस कोटेशन से आपको समझ में आ रहा है कुछ? क्या समझ में आ रहा है कि ये बोलते हैं सब कुछ एब्सर्ड है, स्पॉन्टेनियस है, मतलब कुछ भी कुछ कह नहीं सकते, मतलब ये सब कुछ पहले से निर्धारित है, ये गलत भी हो सकता है। तो ये इन्होंने मतलब इनकी फिलॉसफी है अलग, तो इनका ये मानना था कि लाइफ एब्सर्ड है, कुछ भी पहले से कुछ फिक्स नहीं है चीजें। बहुत अच्छी किताब है द स्ट्रेंजर, अगर कोई पढ़ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और मतलब रियलिटी है उस पर, कैसे हम मीनिंग किसी चीज का दे देते हैं तो चीजों को बहुत ज्यादा रिजिड बना देते हैं और उससे दिक्कतें क्रिएट होती हैं। नाहिलिज्म, कई लोग नाहिलिस्ट हो रहे थे, पेसिमिस्ट हो रहे थे, मतलब निराशावादी। तो उससे अब क्या स्कॉपेनहार थे, स्कॉपेनहार जैसे बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट निराशावादी थे। लाइफ है, लाइफ तो दुख का पुतला है ना। तो उसके अगेंस्ट में ये बहुत ज्यादा लोग निराशावादी की तरफ चल रहे थे। तो फिर ये आया अल्बेयर कामू, इन्होंने चीजें बताई कि अपने किताबों में कि कैसे सब कुछ एब्सर्ड है, इतना कुछ दिक्कत लेने का बात नहीं है, बढ़िया से जीवन जियो। और भी ये फिलॉसफी ऐसा नहीं कि कुछ चीजों को बस इग्नोर करने के बस इन्होंने लाइफ को एब्सर्ड बोल दिया, बहुत जांच पड़ताल समझ के बाद इन्होंने ये बातें बोली हैं। तो इनका कहने का सेंस यही था कि ह्यूमन मस्ट क्रिएट देयर ओन मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। खुद का एक्सपीरियंस लो, खुद का जीवन जियो, खुद के अकॉर्डिंग जीवन का जो भी क्रिएशन करना है, मीनिंग क्रिएट करना है करो, और लाइफ का जो एब्सर्डिटी है उसको एक्सेप्ट करो। ओके, हाँ उसी को एब्सर्ड हीरो का टाइटल देते हैं उसमें आगे। हाँ ठीक है, बातें सही कर रहे हो आप, सही है, बिल्कुल सही है। वो किताब में पूरा अच्छे से है, ये एब्सर्ड हीरो के बारे में बताया गया ये सब। आगे बढ़े। थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन अभिषेक। काफका
काफका का स्ट्रगल विद द फ्रीडम, ये तो डिटर्मिनिस्टिक थे, इसको आप मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये अभी स्लाइड गलत सेट हो गया है। हाँ, नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड एक बहुत अच्छी किताब थी इनका दोस्तोयेव्स्की का। ये हमें रशियन बहुत बड़े लेखक थे। ये मतलब फिलोसफिकल भी, इनकी जो नॉवेल होती थी ना, क्राइम एंड पनिशमेंट, बहुत सारी चीजें, ये इनका पूरा फिलोसफिकल था दोस्तोयेव्स्की का। तो आजकल काफका और दोस्तोयेव्स्की काफी युवा में काफी चर्चित हैं। कोई पढ़ेगा प्लीज? सुनीता जी, कैन यू रीड प्लीज? दोस्तोयेव्स्की Ma'am, you नोट्स are फ्रॉम not द audible. I'm या so sorry. Yeah. इट्स ओके, इट्स ओके। Dostoevsky Notes दोस्तोयेव्स्की, from Underground. Dostoevsky Notes from Underground explores the tension between free will and determinism. The protagonist struggles with his own desires and impulses, illustrate the complexity of human behavior. Dostoevsky highlights how the scientific revolution of the 18th and 19th centuries led to an emphasis on reason and logic, but human emotions and impulses cannot be fully controlled or predicted. प्रिडिक्ट, ये मतलब इन्होंने बोला था ना कि पहले क्या होता था, आप समझिए 15वीं 16वीं शताब्दी की दुनिया में जाते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जोरों शोरों से हो रहा था, साइंटिफिक रिवोल्यूशन हो रहा था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो प्रगति बहुत ज्यादा हो रही थी, और जो पुराने धर्म थे उनमें अंधविश्वास था, उनका पर्दाफाश हो रहा था। तो कुछ गैलियो थे और भी लोग थे, न्यूटन थे, इनका रिसर्च आ गया था। तो इंसान समझने लगा कि साइंटिफिक दृष्टिकोण कितना सही, और साइंस ज्यादा मदद कर रहा है रियलिटी को जानने में। और ये हमें जो सो कॉल्ड चीजें हैं, जो सुपरस्टिशन वाली चीजें हैं, जो गॉडली चीजें, पुण्य पाप करो, आप जितना दुख सहो तो आपका हार्ट प्योर होगा, ये सारी चीजें केवल मूर्ख बनाने वाली हैं, ये लोग समझने लगे थे। अच्छा हुआ था 18वीं शताब्दी में वो सब चीजें। तो उससे क्या हुआ था ना, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद, कि लोग ना समझने लगे ठीक है, हर चीजें कॉज एंड इफेक्ट पे चलती हैं, कुछ भी हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण है, लॉजिक पे, रेशनैलिटी पे चीजें चलने लगी, हर एक चीज। अब देखिए, चीजें हमेशा ना मध्यस्थ में होना चाहिए। जब भी किसी चीज का एक्सट्रीम में चीजें होती हैं, वहां से चीज गड़बड़ होने लगता है। जब साइंस बहुत ज्यादा हावी हो गया, वो हर एक चीज में लॉजिक, हर एक चीज में रेशनैलिटी, हर चीज में तर्क वितर्क करना, कॉज एंड इफेक्ट खोजना, अरे ये हुआ तो इसका क्या कारण है। तो इंसान को समझ लगने लगा ना कि चलो मैं पूरे लॉ ऑफ नेचर को समझ लेता हूँ, प्रकृति के पूरे सिद्धांत को, पूरे नियम कायदे कानून को समझ लेता हूँ, और हम चीजों को, दुनिया को, चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, हर एक चीजों को समझ लेंगे, और हम उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। इस प्रकार से हम सत्य जान जाएंगे और सभी समस्याओं का सॉल्यूशन कर लेंगे। इंसान को उस वक्त वो लगने लगा था, खासकर इंटेलेक्चुअल्स को यह लगने लगा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तोयेव्स्की ने एक चिंता जाहिर की अपने किताब में, नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड। एक अंडरग्राउंड व्यक्ति है, वो समझ चुका है, उसके पास पैसा है, उसके पास रीजन है, लॉजिक है, कुछ भी इमोशन उसको अटैचमेंट हो रहा है, वो पता कर ले रहा है, ठीक है ये तो ये अटैचमेंट है, ये चीजें इस वजह से मेरे को ऐसा चीजें हो रहा है, उसको सब कुछ पता है। फिर भी वो अंदर से बड़ा बिलख रहा है, बड़ा बेचैन है, बड़ा परेशान है। तो वहां पर इन्होंने बात की, जो इग्नोरेंस है आपका, जो आपका ट्रेडिशनल जो चीजें कुछ आवश्यक थी, इंपॉर्टेंस थी उसकी, जैसे कि आपका और भी चीजें उन्होंने बात की, जो अंदर आपका इमोशन है, आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो इम्पल्सेस है, और जो ह्यूमन बॉन्डेज है, ह्यूमन कनेक्शन है, तो इस चीज की बहुत कमी आ रही थी। अगर ये इंसान जो है ना बहुत इग्नोरेंट बन जा रहा था इमोशनली, तो एक खिजपना पूरे समाज में आने लगा, हर एक आदमी दुख, परेशान, बेचैन रहने लगा। और कारण क्या देखा कि यही केवल अप्रोच, हर एक चीज में लॉजिक, हर एक चीज में रेशनैलिटी, एक्सट्रीम में चले जाना। तो वहीं पे इन्होंने किताब लिखी थी, नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड। उन्होंने फिर बोला हाँ, हर चीज डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, फ्री विल भी एग्जिस्ट करती है। अब आगे का कोई स्लाइड पढ़ देगा, फिर मैं अपनी बात पूरी करूं 2-3 मिनट में, प्लीज।
द इमरजेंस ऑफ अनकॉन्शियस, ये भी पढ़ लीजिए, बहुत मजेदार है। कौन पढ़ेगा? हाँ, असीम आप पढ़िए। शिवम, हेलो शिवम। Okay, Sunita, you continue, please. Yeah, please. The emergence of the unconscious. Dostoevsky's work was pioneering in exploring the unconscious mind. Long before Freud's psychoanalytic theories, in Notes from Underground, Dostoevsky shows how the protagonist's unconscious desires and impulses conflict with his rational thoughts and intentions. तो देखिए यहाँ पे ना, सबसे बोलते हैं ना, सिगमंड फ्रायड ने अनकॉन्शियस की बातें की, उससे भी मतलब पहले देखिए इन्होंने एक शब्द यूज तो नहीं करा था अनकॉन्शियस चीजों का, मतलब शब्द नहीं यूज किया था, लेकिन उन्होंने इनका इसका जिक्र तो कर दिया था अपनी किताब में कि कुछ भीतर होती हैं हमारे मन के, कुछ हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है, वो हमारे बिहेवियर को, हमारे व्यवहार को रेगुलेट करता है, और आप उसको जितना इग्नोर करोगे उतना बेचैन परेशान रहोगे। तो ये है, मतलब जिक्र आता है 18वीं शताब्दी के आसपास, 1860-70s के आसपास इन्होंने पहली बार अपने किताब में अनकॉन्शियस एक्सपेक्ट का थोड़ा सा अलग शब्दों में जिक्र करा था। ठीक है, इनके कहने का मतलब, हाँ देखिए कहानी पे बैक टू द टॉपिक आते हैं उस फ्लो में। हाँ, तो सभी लोग बोल रहे थे कि चलो लॉजिक समझ लें, कॉज एंड इफेक्ट समझ लें, हर पूरे नियम कायदे कानून को, प्रकृति को समझ लें, लॉ ऑफ नेचर समझ लें और चीजों का निजात पा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने ऐसे समझाया, फ्री विल कैसे एग्जिस्ट करती है अगेंस्ट डिटर्मिनिज्म। इनका जो पूरा ये बात था ना, डिटर्मिनिज्म के अगेंस्ट था। डिटर्मिनिज्म क्या कहता था कि हर चीजें पहले से फिक्स है, उसके बस नियम कायदे कानून जान लो, आप सॉल्यूशन कर लोगे चीजों का। ठीक है, तो ये था डिटर्मिनिज्म, कहता था कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, सब कुछ पहले से सेट है, आप उसके चीजें जान लो और चीजें, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने जैसे एक एग्जांपल दिया, एक व्यक्ति है, उसका किडनी बहुत खराब है, सड़ा गला है, उसको पता है मेडिकल साइंस इतना प्रगति कर चुका है, ये दवा खा लेंगे मेरा किडनी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लॉ वो व्यक्ति क्या करेगा, जाएगा, वो दवा खाएगा और उसकी किडनी ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का पूरा वो रिसर्च चला, उसका सॉल्यूशन निकला, ड्रग्स, वो खाया दवा और चीजें ठीक हो गई। तो ये तो नेचर के अकॉर्डिंग सब कुछ सही से चल रहा है ना। ओके, एग्री सब कोई? यस। एग्री? ठीक है, ऐसा ही चलना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला नहीं, मेरा खुद का एक इच्छा है, फ्री विल है, मैं दवा नहीं खाऊंगा, मुझे पता है मैं खा के मर जाऊंगा, मेरी किडनी पूरी सड़ जाएगी, अतड़ियां निकल जाएंगी, फेल हो जाएंगी, लेकिन मैं ये दवा नहीं खाऊंगा। और वो नहीं खाता है, और वो दवा नहीं खाता है उस किताब में, और यहाँ से वो प्रूफ कर देता है हाँ मेरा फ्री विल भी एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए आप कुछ भी, मतलब आप इससे क्या समझ में आता है ना कि चीजें सब कुछ आपके खिलाफ हो, पहले सेट हो, आप समझते हो कि अरे मेरा तो ग्रो होना पॉसिबल, मेरा ग्रोथ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे चीजें मेरे साथ रही हैं। तो आपका खुद का एक जुनून है कि फ्री विल है, वो आपको बदल सकता है। ये सारी थ्योरी से हमें ये पता चलता है फ्री विल के। तो खैर, कैसा रहा, मतलब कुछ डाउट, कोई फीडबैक, कोई कुछ बोलना है किसी को? कोई? साक्षी, सुनीता, समीर, कमल? ओके, ठीक है। तो अभी हम डिटर्मिनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो अभी ये था पूरा फ्री विल का, कि कैसे फ्री विल आपके बिहेवियर को सेव करता है, और कैसे दोस्तोवस्की और पूरा इन लोगों ने बात किया था फ्री विल का। तो अभी आते हैं डिटर्मिनिज्म का। अंशिका, कैन यू प्लीज रीड डिटर्मिनिज्म के बारे में? डिटर्मिनिज्म suggests that human behavior is entirely हाँ, okay. Determinism. Determinism suggests that human behavior is entirely determined by prior causes such as genetics, environment, and past experiences. थैंक यू। डिटर्मिनिज्म यही कहता है कि हमारा पूरा ह्यूमन बिहेवियर है पूरी तरह निर्धारित है हमारे पहले के कारण जो हमारे साथ हुआ है, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा जेनेटिक्स, हमारा इन्वायरमेंट, उसी का हम पुतला है, उसी का रिजल्ट है, उसी का बाय प्रोडक्ट है हम। ये बताता है डिटर्मिनिज्म। ओके साक्षी, कंटिन्यू करें।
ओके, जी। आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझते हैं डिटर्मिनिज्म। बिहेवियरिज्म, इसमें बिहेवियरिज्म जो है व्यवहारवादी ये लोग हैं। ये लोग बोलते हैं कि जो भी आप हो, आप जो बिहेवियर कर रहे हो, इन्वायरमेंट में, बाहर वातावरण में कोई स्टिमुलस है, उसी के प्रति आपका जो रिएक्शन है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस को देखकर, मतलब स्टिमुलस मतलब कोई भी एक उत्तेजना करने वाला चीज बाहर, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। रिस्पॉन्स जो आपका रिएक्शन होता है, उसी को देखकर आप रिएक्ट करते हो। खाना खाते हो क्योंकि भूख लगता है, प्यास, पानी पीते हो क्योंकि प्यास लगती है, सोते हो क्योंकि आराम चाहिए, मतलब ये सारी चीजें उसी को देखकर और बाहर, अच्छा, आप अपना आंख बंद करते हो क्योंकि सामने यहाँ पे लाइट है। ये सारी चीजें हैं। और बिहेवियरिस्ट ये बताते हैं कि सब कुछ पहले से ये काइंड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट तो हुआ, कॉज एंड इफेक्ट की बात पे आ गया तो ये डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड है। तो इस प्रकार की बातें करते थे बिहेवियरिज्म। और ब्रॉड में जानेंगे तो ये रेइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं कि हम कोई व्यक्ति कोई बिहेवियर कर रहा है तो आप उसको कुछ रिवार्ड दे दो तो वो उस बिहेवियर बार बार रिपीट करने लगेगा। कोई व्यक्ति कुछ बिहेवियर कर रहा है, आप उसको रिवॉर्ड मत दो, पनिशमेंट दे दो या कुछ ऐसा कर दो, डिमीन कर दो, तो बिहेवियर नहीं रिपीट करे। कुछ ऐसा बेसिक्स, ये बहुत ब्रॉड में आ गए हैं, मैं कभी भी अगर अलग क्लास में बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा तौर पे समझे, एक ओवर इन जनरल तो यही सारी चीजें थी बिहेवियरिज्म में। और एक क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं। इवान पैब्लो के एक बहुत बड़े फिजियोलॉजिस्ट थे। वो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक डॉग था, डॉग का सैलिवेशन जो लार टपकता था, वो फूड को देखकर घंटी बजाने से वो ऐसा कंडीशनिंग करा दिया उस एक्सपेरिमेंट से, जैसे ही घंटी बजता था वहां पे वो लार टपकने लगा था। तो कहने का मतलब है इन्वायरमेंट और पूरी कंडीशनिंग, यही यही चीजें हैं अकॉर्डिंग टू और बिहेवियरिज्म। मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि कंडीशनिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटरवल टाइम, जो आपके स्कूल में होता था। भले ही आपका सैटरडे को इन्वायरमेंट इंटरवल टाइम ना हो, पर आपको भूख तो लग जाती थी, क्योंकि आपका वो कंडीशनिंग हो चुका है इतने सालों से कि आपको खाना खाना है उस टाइम पे। तो ये बहुत थैंक यू अच्छा फॉर, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। हाँ, ये डेल लैब से रिलेटेड एग्जांपल है। थैंक यू अंशिका। सो वेलकम। ओके, तो स्टिमुली कैन लीड टू लर्न बिहेवियर। ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग भी इसी में है, रिइंफोर्समेंट की बातें होती हैं। ये सारी चीजें हो गई, पनिशमेंट और रिवार्ड ये बताया। आगे आगे बढ़ते हैं। गो अहेड, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट हैपन, अभिषेक? ओके, सही। ओके, सिगमंड फ्रायड आ गए फिर से। चलो, साइको एनालिसिस, ये क्या बोलते हैं कि ये साइको एनालिस्ट है, ये बोलते थे कि आपका जो अनकॉन्शियस थॉट है, फीलिंग है, एक्सपीरियंस है, वो आपका बिहेवियर शेप करता है। इसमें ये भी उन्होंने बताया था कि आपका जो सेक्सुअल अब्यूज है, चाइल्ड अब्यूज है, साइकोलॉजिकल अब्यूज है, जो बचपन में आपके साथ हुआ, वो भी उसका पुतला हुआ, उससे आपका बिहेवियर रेगुलेटेड है। और ये सही में काफी हद तक ये सही है, पूरी तरह नहीं सही है लेकिन काफी हद तक ये सही है। खैर, इन्होंने हाँ फिर बात किया ना साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में, बहुत ही प्रसिद्ध ये है। एक एरिक एरिक्सन का है, और फिर इनका बहुत ज्यादा फेमस है। सो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में उन्होंने बात बोला कि फ्रायड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट प्रपोज ह्यूमन डेवलपमेंट शेप्ड बाय द प्रोसीजन प्रोग्रेशन थ्रू वेरियस स्टेजेस ईच कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफरेंट सोर्स ऑफ प्लेजर। तो एक हमारा डेवलपमेंटल स्टेज होता है कुछ खास हर समय में, उस समय में किसी चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे किस समय में, किस एज में क्या क्या आवश्यकता होती है। अगर उसकी पूर्ति हो गई, उस सिगमंड फ्रायड बताते हैं, उस एज में साइको अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, उस एज में आपका उस चीज का पूर्ति हो गया तो आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर उस चीज का पूर्ति नहीं हुआ, फुलफिलमेंट नहीं हुआ, तो जिंदगी भर कुछ कमियां रह जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। ओरल एनल लेटेंसी जेनिटल, ये सारी चीजें। कोई रीड करेगा प्लीज? Yes, Shivam, you want to say something? क्या? Yes, Shivam, you wanna say something? You can continue.
शिवम, अगर आप लंबा डिस्कशन चाहते हैं तो आफ्टर क्लास हम No, no, करेंगे। no. Sorry. It was इट्स ओके, pressed by accident. I don't know. Sorry. इट्स ओके, टोटली फाइन। It's okay. शिवम, आप रीड करेंगे क्या साइको एनालिसिस एंड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस? Okay. थैंक यू। Psychoanalysis and psychosexual stages. According to psychoanalytic theory, human development is shaped by psychosexual stages. Oral stage, the first stage, characterized by the mouth as the primary source of pleasure. Fixation at this stage can lead to the issues with dependency and oral habits. Anal थैंक stage. यू। The second stage is characterized by anus as the primary source of pleasure. Fixation at this stage can lead to issues with control and orderliness. Phatic stage. The third stage, characterized by the genitals as the primary source of pleasure. Fixation at this stage can lead to issues with identity and sexuality. Latency stage. The fourth stage, characterized by the lack of overt sexual interest. Fixation at this stage can lead to issues with social relationships. Genital stage. The first stage characterized by the focus of genital pleasure and adult relationships. Failure to reach this stage can lead to issues with intimacy and relationships. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द क्विक रीडिंग शिवम। ओके, तो अभी इसमें हम बात करेंगे ना कि एनर्जी फिक्सेशन हो जाता है। देखिए, अभी मैं डिस्क्लेमर के तौर पे बता देना चाहता हूँ, बहुत पूरी बातें नहीं बताई गई हैं, इन जनरल शॉर्ट में ही बताई गई है चीजें, तो उसी पे हम बात करेंगे। चलिए, तो पहला क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है पूरा साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही शेप होता है, अकॉर्डिंग टू फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, ये आयुष, क्या बोलते ये हैं। सही है कि सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि हमारी पर्सनालिटी बचपन में ही डेवलप हो जाती है? बहुत सारा और हिस्सा, हाँ ये सही उन्होंने बोला था, बहुत सारा हिस्सा हमारा पर्सनालिटी का बचपन में ही डेवलप हो जाता है, और वही वो चेंज फर्दर नहीं लाइफ। होता है? हमारी फर्दर पर्सनालिटी हाँ, लाइफ की इनका तो वैसे यही ही मानना रहती था है? ना, इनका तो यही मानना था ना कि बहुत सारी चीजें आपका बचपन से होता है, आप फ्री एसोसिएशन के थ्रू, जो है साइको एनालिसिस के थ्रू, ड्रीम इंटरप्रिटेशन के थ्रू चीजें आप बोल सकते हो अगर वेंट आउट करो तो। लेकिन इन्होंने बोला था कि अगर आप इनका किताब पढ़ो ड्रीम एनालिसिस में, पूरी तरह तो ठीक नहीं होता इनका, इनके अकॉर्डिंग। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं, टाइम थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, द फर्स्ट स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय द माउथ एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ प्लेजर। हर समय में ना व्यक्ति का प्लेजर लेने का एक एक स्रोत होता है, सोर्स होता है। बचपन जो बच्चा होता है, एक 0 से लेके 1 साल तक, 2 साल तक, है ना, उसमें कंफर्म कर लेना आप लोग, मैं मतलब अभी ये अलग से बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो उस स्टेज में ना, मतलब ये जो प्लेजर लेता है वो माउथ से लेता है। अगर उसका वो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, माँ का दूध पिएगा, है ना, अगर वो पूरी तरह ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुआ तो दिक्कतें क्या होंगी, उसका प्लेजर सीकिंग पूरा मतलब वो फुलफिल नहीं हुआ वहां से, तो पता है क्या होगा आगे दिक्कत, डिपेंडेंसी आ जाएगा बहुत ज्यादा। अगर ओवर हो गया तो डिपेंडेंसी आ जाता है, और अगर कमी रह गई तो ओरल हैबिट्स में, जैसे वो ऐसा बहुत सारा लोग बताते हैं, पता नहीं कितना से कितना गलत है, जो चेन स्मोकर होते हैं, सिगरेट पीते हैं, यही होता है कि बचपन में बच्चे का दूध नहीं पिया गया होता है और दिक्कतें भी आती हैं। इसलिए कनाडा में जो है एक बहुत कंपलसरी लॉ बना दिया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग पूरा अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो मुझे लगता है वो लोग सिगमंड फ्राइड से ही ज्यादा प्रभावित है। खैर, आगे बात करते हैं एनल स्टेज की। तो एनल स्टेज में सेकेंड स्टेज आता है, ये 2 साल से करीब 5 साल के आसपास, 4 साल के आसपास तक रहता है, ऐसा ही कुछ। उसमें जो प्राइमरी सोर्स ना मुंह से आके एनस पे आ जाता है, जेनिटल्स पे आ जाता है। अगर ये वहां पे जैसे वो बच्चा होता है, सुसु करता है, पॉटी करता है, तो मम्मी आती है तो उसका सुसु पॉटी साफ करते हैं, बच्चे को बहुत मजा आता है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड सब इन्होंने लिखा है ये सब बातें, तो बहुत बच्चे को मजा आता है। अगर उस वक्त बच्चे का पूरा रख रखाव देख लाड दुलार नहीं करा मम्मी ने, मैं आसान शब्दों में बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज कोई डाउट होगा तो बताना, नहीं करा तो बच्चा आगे दिक्कत हो सकता है। क्या दिक्कत हो सकता है कि जैसे हर चीज बहुत ज्यादा हिटलर टाइप का हो जाएगा, परफेक्शनिस्ट टाइप का हो जाएगा, मतलब इतना सा ओसीडी के सिम्टम्स आ जाएंगे उसके अंदर। अब बताएंगे शिवम जी, थोड़ा प्लीज फ्लो में रहने दीजिए, मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चन लेके। तो वो दिक्कतें उसको होने लगेंगी अगर ये पूरा फिक्सेशन नहीं हुआ तो। ठीक है, और आगे ये समझ रहे हैं ना ये चीजें क्या चल रही है, कि ये बता रहे कि बचपन की चीजों में, ये स्टेज में, डेवलपमेंटल स्टेज में, इस उम्र में ये चीजें पूरी नहीं हुई थी, तभी आपको वो आगे आपका बिहेवियर हो रहा है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक बातें ही कर रहे हैं, लेकिन काफी हद तक ये इस पे विवाद भी होता है और काफी हद तक सही भी है। फैलिक स्टेज,
द थर्ड स्टेज कैरेक्टराइज बाय द जेनिटल्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्लेजर। ठीक है, अब ये जेनिटल्स जो है पूरा ये जेनिटल्स तक ही रहता है अभी ऑब्वियसली। इसमें अगर फिक्सेशन नहीं हुआ तो आगे चल के उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है, सेक्सुअलिटी पे दिक्कत हो सकता है ना। जैसे आज LGBTQ+ है तो उसमें प्लस जो देख रहा है ना, बहुत सारे लोग को दिक्कत हो रहा है कि कुछ भी अपने आप को आइडेंटिटी दे रहा है, अपने सेक्सुअलिटी को, अपने जेंडर को लेकर, तो शायद उनका इसी से दिक्कत होगा फैलिक स्टेज से। लेटेंसी वाले स्टेज में ये जो है 7 साल 9 साल के आसपास होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ ओवर्ट सेक्सुअल इंटरेस्ट। मतलब इसमें क्या होता है ना, स्टेज में बच्चों को बहुत एक कंपेनियनशिप चाहिए होता है, पेयर ग्रुप चाहिए होता है, सेम सेक्स के साथ वो ज्यादा टाइम बिताना बहुत प्रीफर करते हैं। तो उनको प्रॉपर कंपनी, प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं हुआ रहता है ना, तो इससे उनको आगे चल के वो एंटी सोशल हो सकते हैं, रिलेशनशिप में दिक्कतें आ सकती हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या कपल्स है तो उनको आपस में दिक्कतें हो सकती है, पति पत्नी में, ये सारी दिक्कतें हैं। जेनिटल स्टेज फाइनल स्टेज होता है, ये 12 साल के आसपास आके चीजें खत्म हो जाती हैं या लाइफ टाइम चलती हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय द फोकस ऑफ जेनिटल प्लेजर एंड एडल्ट। आप लोग इस पूरा में अगर आप लोग इंटरेस्टेड तो मैं पूरा भेज दूंगा, जो भी डेटा है आप लोग ऊपर नीचे देख लेना, बट जो मेन कोर बात है वो समझो आप लोग। कैरेक्टराइज्ड बाय द फोकस ऑफ जेनिटल प्लेजर एंड एडल्ट रिलेशनशिप। तो जेनिटल प्लेजर पे ही फोकस होता है इसमें, और अगर ये भी इसका फिक्सेशन नहीं हुआ, वो 12 साल के आसपास की चीजें, मतलब उस लाइफ स्टेज में, डेवलपमेंटल के फेज में, तो इंटीमेसी, बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप आप नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे आपको, मिसट्रस्ट की भावना रहेगी आपको। तो ये था साइकोसेक्सुअल। हाँ, कैरन हॉर्नाई ने भी ये चीजें बताई। उनका लाइफस्टाइल जो था ना, बचपन में उनके पिता जो थे बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, और उनकी जो बहन थी उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता था, इनको अच्छे से प्रेफरेंस नहीं मिलता था, तो पेरेंटिंग बड़ा अच्छा से नहीं रहा था। और एक बच्चों के अंदर एक मिररिंग की चीजें होती है कि मेरी बातें लोग सुने, मेरी बक बक सुने, तो ये नहीं सुना गया ना, तो इनके अंदर वो दिक्कतें आई आगे चल के, खुद वो शेयर करते हैं और ये बताती हैं कि कैरन हॉर्नाई की न्यूरोटिक नीड्स होती है हर इंसान को, ये कैसे पैदा होती है। बचपन से ही हर एक इंसान को वैलिडेशन, अटेंशन, लव, काइंडनेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर आपको ये बेसिक चीज नहीं मिला ना अपने पेरेंट्स से, अपने लोगों से बचपन में, तो आपको जिंदगी भर अटेंशन लेने का, वैलिडेशन लेने का दिक्कत रहेगा, आप नार्सिसिस्टिक ज्यादा हो सकते हो। ये सारी चीजें इनसे पता चलती हैं, ये काफी हद तक सही भी हैं। पूरी तरह है कि ये मैं भी नहीं कह सकता, और बहुत सारे लोग पे विवाद है। तो ये भी न्यू फ्राइडियन थी, ये प्रभावित थी सब। ये ना कार्ल युंग आते हैं, ये कैरन हॉर्नाई और भी लोग आते हैं, सब न्यू फ्राइडियन है। मतलब फ्राइड जो थे उनका जर्मनी में सोसाइटी था पूरा, उसी के ये लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स थे, स्कॉलर्स थे। तो ये सारी बातें भी कैरन हॉर्नाई बोलती हैं। आप लोग पढ़ लेना, आगे चलते हैं ड्यू टू टाइम। गो हेड। जीन पियाजे का मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी था। ये भी बताते हैं कि इस स्टेज में आपका सेंसरी मोटर स्टेज होता है, इस एज से इस एज तक प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन होता है। तो इसमें बताते हैं कि इस उम्र में ही आप एक अपना सेंसेस का यूज करना सही से सीखते हो, मोटर स्किल्स आपका अच्छे से होता है, आप नॉडिंग अच्छे से कर पाते हो, आपका हाथ सही से कब चल रहा होता है, आप ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात इन्होंने इसमें बहुत अच्छा की है। बचपन में क्या होता है ना, हम जानते नहीं कि ये जो मार्कर है ये जीवित है, कि ये लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है। तो वो सारी चीजें एक खास लाइफ पे, एक डेवलपमेंटल फेज, एक खास एज पे ही आती है कि आप आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो कि हाँ ये हाँ ये मैं जिंदा व्यक्ति हूँ और ये मरा हुआ नॉन लिविंग थिंग है। तो ये सारी चीजें इन्होंने अपने थ्योरी में भी काफी डिटर्मिनिस्टिक ही है जो इन्होंने बताया है। और आगे आगे बातें करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, सॉरी। सो हाँ, डिटर्मिनिस्टिक लाइफस्टाइल कोई रीड करेगा प्लीज? सुनीता जी, कैन प्लीज रीड? यू कैन रीड। Deterministic हाँ, A deterministic lifestyle embraces the belief that many aspects of life are governed by forces beyond individual control, such as biological predispositions, environmental influences, and unconscious drives. In this view, personal freedom is often seen as limited, and individuals may find comfort or resignation in the understanding that their paths are significantly shaped by factors outside their conscious choice. Acceptance of a deterministic lifestyle
can lead either to passive resignation or to mindful adaptation depending on one's perspective. तो कि आप क्या कह रहा है डिटर्मिनिस्टिक लाइफस्टाइल हट कर फ्री विल से क्या बोल रहा है ये हमारा जो बिलीफ है ना जो भी हमारा पूरे हमारे जीवन को लेकर वो ये आता कहाँ से हम अपना जो डिसीजन मेकिंग करते हैं हमारे लाइफ का जो फोर्स होता है ये आते कहाँ से है ये हमारे बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन से ही आता है एक हमारा सर्टेन डेवलपमेंटल स्टेज होता है उसी के फुलफिलमेंट और अनफुलफिलमेंट से आता है इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है हमारे जेनेटिक्स का हमारे नेचर का इन्फ्लुएंस हेरिडिटी का डेवलपमेंटल स्टेजेस के फिक्सेशन एनर्जी फिक्सेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है ऐसा लगता है कभी कभी ना कि पर्सनल फ्रीडम जो है हमारा खुद का जो चुनाव है बहुत ही लिमिटेड है इस थ्योरीज के बाद कि आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हो और individuals may find comfort in the understanding the path of their segmentally shift the factor of the conscious choice तो बहुत ज्यादा आपका जो कॉन्शियस चॉइस है आप पूरी तरह मतलब उसको ला नहीं सकते हो आप समझ रहे हो कि मैं पूरी तरह अपने जो हमारा पास्ट है हमारा जो बचपन है उसको मैं पूरी तरह हटा दूं मैं अपने पूरी तरह अपने बायसनेस वाले मैं यहाँ पे बायसनेस की बात हो रही थी पिछले के क्लासेस में तो पूरी तरह हटा तो नहीं सकते बहुत मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ ना हमारे अंदर एक डेविल होता है जो हमारे पास्ट से चीजें आती है जो हमारे हमको इन्फिनिटी तक हमारे फुली फंक्शनिंग पीपल तक पहुंचने हम चाहते हैं उसमें वहां पहुंचने तक ना हमें एक डेविल जो हमारा होता है जो हमारा बायोलॉजी होता है हमारा पास्ट होता है हमारा ट्रॉमा होता है वो रोकता है आप फुली तरह वहां पे जा नहीं सकते हो तो आप कर क्या सकते हो यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक और फ्री विल से आपको एक्सेप्ट करना है यस मैं अपना पास्ट भी हूं और यस आई कैन बी लिमिटलेस ठीक है गॉट इट अब ये किसका ज्यादा रोल है किसका कम रोल है कह पाना बहुत मुश्किल है लेकिन आपके अंदर दोनों पर्सपेक्टिव के प्रति एक्सेप्टेंस होना चाहिए यू शुड बी वेरी कॉन्शियस कि आप अपने लाइफ को कैसे आगे सेव करोगे आपको अपना पास्ट भूलना नहीं है आपका जो अभी आपके साथ अभी ऐसा होता है एंजाइटी होता है आपको समझना है ये क्यों हो रहा है और आपको ये भी समझना है हाँ मैं इसको मिटा भी सकता हूँ मिटा भी सकती हूँ है ना ये सारी चीजें और हमारा जो कैपेबिलिटी है हमारा जो लिमिटलेस है वो इल्यूजन भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है हमें बहुत कुछ पता ही नहीं है लाइफ इज एब्सर्ड अल्बेयर कामू जैसा तो अलग अलग पर्सपेक्टिव ये सब जान के रखा करिए कब लाइफ के फेज में कौन सा पर्सपेक्टिव अपना लेना है और सही डिसीजन मेकिंग करके कौन सा लाइफ बेहतर बना लेना है और उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह जी लेना है ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव को जानने से ही पता चलेगा टू बी कंक्लूड यही कहना था गॉट इट तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट 2-3 बात करेंगे बस जैसे यहाँ पे ना एक लीबेट एक्सपेरिमेंट है और एक रामचंद्रन का एक्सपेरिमेंट है ये बहुत गजब का एक्सपेरिमेंट था इसमें मतलब लीबेट एक्सपेरिमेंट में क्या था ना इसमें आपका जो ब्रेन है और आपका जो कॉन्शियसनेस है इसके बीच में क्या लिंक है वो बताया गया है लीबेट 1980 में एक साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था उन्होंने बोला था कि ठीक है आप बैठो ईईजी लगाएंगे एक मशीन होता है ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ इससे माइंड की रीडिंग होती है न्यूरल एक्टिविटी में जो भी चीजें सेरेब्रम में चीजें एक्टिविटी और उसको मतलब मॉनिटर करता है तो दिमाग में लगा गया और बोला गया आप हाथ मिला हाथ हिलाओ ऐसे कलाई मोड़ो ठीक है ये चीजें करो आप और जब आप करने वाले हो तो इंटेंशनली उसको बोलो हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ हाँ ठीक है मैं कलाई मोड़ रहा हूँ हाँ ठीक है मैं कलाई मोड़ने जा रहा हूँ और मेरे दिमाग के प्रति वहां पे अवेयरनेस भी आ रही है ऐसा करने को बोला गया लिबेट ने बोला लोगों को पार्टिसिपेंट्स को ठीक है तो लिबेट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये नोटिस करी जब कोई व्यक्ति अवेयर होकर वो अपना रिस्ट मुड़ाने जा रहा है अपना हाथ रोटेट करना जा रहा है उसके पहले ही मतलब वो न्यूरल एक्टिविटी दिखना शुरू हो गया आपका खुद का इंटेंशन होता है ना अभी हमने बात की खुद का इंटेंशन होता है मैं चाहूं तो अभी इस उंगली को ऊपर उठाऊं मैं चाह रहा हूं ऊपर उठाना लेकिन मैं नहीं उठा रहा हूं लेकिन मैंने उठाया तो इसके पहले ही मेरे दिमाग में कुछ एक्टिविटी चल रही है
तो वो, और मेरा उंगली, जो मैं कोई चीज है जो इस उंगली को ऊपर उठाएगा, तो ये क्या है? ये मेरा कॉन्शियसनेस है, मेरा अवेयरनेस है, मेरा फ्री विल क्या है जो मैं इसको कंट्रोल करूंगा? ये मेरा कॉन्शियसनेस है। लेकिन तो यहाँ पे एक फ्री विल के प्रति क्वेश्चन मार्क आया लिबेट के एक्सपेरिमेंट से। कैसे एक क्वेश्चन मार्क आया कि आपका जो ब्रेन है वो पहले रिस्पॉन्ड कर दे रहा है। कहने का मतलब ब्रेन आपके फ्री विल को, आपके कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब लोग बोलते हैं कि फ्री विल ही होता है, मेरा खुद का इंटेंशन है। लेकिन डिसीजन मेकिंग पहले कौन कर चुका है? ब्रेन। करना है कि नहीं करना है? आपको जो पूरा जो न्यूरल सर्किट है वो कर चुका है, करना है कि नहीं करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि यह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया? सुनीता जी, आ रहे, समझ में आ रही। कहने का मतलब बोला गया ना, ईईजी मशीन में वो रीडिंग आ गई कि जो यहाँ पे क्या मेंटल प्रोसेस और ब्रेन जो है उसका, आपका ब्रेन मैंने बताया था ना, मेंटल स्ट्रक्चर होता है पूरा, मेडिला पॉन्स, सेरेब्रम हाइपोथैलेमस, जो स्ट्रक्चर टैंजिबल चीज है, छू सकते, उसको ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर कोई चीज होती है, वो अब्स्ट्रैक्शन होता है, इनटेंजिबल होता है, जिसको हम छू नहीं सकते। इसको माइंड बोलते हैं। यहाँ पे माइंड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। हम अवेयर होते हैं, हाँ मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, पे एक्सपेरिमेंट देखा है, यहाँ पे अंतिका है, यहाँ पे सुनीता जी है, यहाँ पे समीर कारले जी है, कमल है, अभिषेक है, ये मेरा क्या है? कौशिकी है। और ये मेरा क्या है? ये कॉन्शियसनेस है। शिवम है, ये मेरा कॉन्शियसनेस है। ठीक है, और मेरा कॉन्शियसनेस ये भी है कि मैं इस पेन को उठाऊंगा, पेन को नीचे नहीं रखूंगा, ये मेरा कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो आयुष, क्या तुम इस एक्सपेरिमेंट से मुझे ये बताना चाह रहे हो कि अगर हम किसी के घर जा रहे हैं और हमसे बोला जा रहा है तुम बिस्किट खा लो, तो हमारे दिमाग में पहले से ही बन रहा है कि हमें वो बिस्किट खाना है और कितना खाना है, आपका बिफोर दैट ब्रेन एक्शन? पहले, बिफोर योर डिसीजन मेकिंग, बिफोर योर कॉन्शियसनेस, आपका ब्रेन बताता है आपको करना है कि नहीं करना है। आपका ब्रेन कंट्रोल करता है आपके इंटेंशनैलिटी, आपके फ्री विल को, आपका कॉन्शियसनेस को। ये बता रहा है ये लिबिट का एक्सपेरिमेंट। ओके। फॉर एग्जाम्पल बोला गया कि आप उंगली को उठाओ, बोला गया कि आप रिस्ट को मोड़ो, उसके पहले ही अब बोला गया ना कि अब जब रिस्ट को मोड़ो, उंगली को उठाओ, तो बोलो हाँ मैं रिस्ट मोड़ रहा हूं, ऐसे बोलना है उसको। उंगली उठाओ ऐसे बोलना है। अब उसके बोलने से पहले ही उसमें कुछ ब्रेन में एक्टिविटी कुछ होना शुरू हो गया। तो पूरी तरह डेप्थ अभी इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब ये भी फ्री विल पे क्वेश्चन मार्क तो आ गया ना यहाँ पे। तो कैसे यहाँ पे समझ में ये आता है कैसे हमारा जो ब्रेन है और हमारे कॉन्शियसनेस है आपस में दोनों लिंक्ड है, ये बात कहना चाह रहे हैं। क्लियर सभी को? साक्षी, समझ में आया? आयुष के एक्सप्लेन केवल यहाँ पे किस चीज को बोल रहे हैं? सॉरी कौशिकी, मैं कह रही हूँ यहाँ फ्री विल किस चीज को है? फ्री विल जो होता है ना, फ्री विल और डिटर्मिनिज्म का बात हो रहा था। फ्री विल मतलब खुद चुनाव करने का शक्ति, खुद चुनाव करने का शक्ति जो कि आपके बायोलॉजी से परे होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रकृति ने बोला है, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर, हमें भूख लगता है, हम खाना खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा और हम सस्टेन कर पाएंगे अपनी लाइफ सर्वाइवल के लिए। दिस इज नॉर्मल सा हमारा नेचर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा चुनाव, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जो आपका खुद का इंटेंशनैलिटी होता है, चुनाव होता है ना, उसको बोलते हैं फ्री विल। ओके ओके। लाइक आप है, अपनी ये लाइफ में चॉइसेस दे सकती हैं कि आपको क्या क्या चॉइसेस खुद रखने हैं। चुनाव करने का, खुद चुनाव करने का आप किसी इंटेंशनैलिटी। और को नहीं बोलेंगी कि आप अब मेरी लाइफ का चॉइस करिए, आप खुद चॉइस कर रही हैं उसमें। नहीं, यहाँ पे दूसरा हटा दीजिए। यहाँ पे बात केवल ये हो रहा है ना कि मैं चुन सकती हूँ ये ना करने के लिए। यहाँ पे मतलब, यहाँ पे इसी कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, बायोलॉजी वर्सेस आपका खुद का चुनाव। आपका नेचर कंट्रोल कर रहा है, आप खुद, कोई और चीज होता है जो हमारे नेचर से परे होता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और वो जो नेचर से परे है वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, जो आपके बायोलॉजी से अलग है। गॉट इट? ये होता है फ्री विल यहाँ पे। ओके ओके, थैंक यू। आगे आगे बढ़ते हैं। तो लिबेट का ये एक्सपेरिमेंट था कि कैसे हमारा जो ब्रेन है, हमारा और वो मेंटल प्रोसेस है, कैसे वो हमारे कॉन्शियसनेस से लिंक्ड है। फ्री विल का क्वेश्चन मार्क भी आ गया यहाँ पे।
फ्री विल सच में कुछ होता है कि नहीं होता, कॉन्शियसनेस वगैरह, वो वॉटसन एक बिहेवियरिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस पे सवाल उठाया था। तो समझ रहे, इतना वास्ट है साइकोलॉजी, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, आप कुछ बोल रहे हो तो आप गलत भी हो सकते हो, समझ रहे हैं। तो वो इंटेलिजेंस आपके ऊपर आएगा, कब आप कौन सा नॉलेज लेके लोगों को ठीक कर सकते हो। तो यही साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि किस व्यक्ति पे कौन सा थ्योरी इम्प्लाई करके उसको ठीक करना है। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक एंड डिफरेंट। तो इस पूरे रिसर्चेस से, पूरे स्टडी से, पूरे पर्सपेक्टिव से हमें यही जानने को मिलता है, एंड इट इज वेरी आयुष, आई वास्ट। थिंक फ्री विल और डिटर्मिनिज्म पे शिवम का भी एक क्वेश्चन है इन द ओके, कमेंट बॉक्स। मैं करूंगा, बस लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, ये रामचंद्रन का एक्सपेरिमेंट, बस इसको खत्म कर ले, उसके ओके, बाद हम आई बात थिंक करते हैं, टाइम इज डिस्कशन नहीं लाइक करेंगे। या आउट। बस जस्ट 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। ओके, मैं बस ये 2 मिनट में खत्म करता हूँ। स्लाइड प्लीज, रामचंद्रन का जो था। ओके ठीक है, रामचंद्रन ने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि इसमें इन्होंने दिखाया था कि एक जो फैंटम इंसान है, उसका लिम्स, उस फैंटम लिम्स है, लिम्स मतलब हाथ पैर, फैंटम मतलब वो नहीं है, कटा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को लिया रामचंद्रन ने जिसका हाथ और पैर कटा हुआ था, ठीक है, और उसको एक शीशे के सामने बैठाया। उनको उनको अपने एक ऐसे व्यक्ति को लिया जिसके हाथ और पैरों में कटा हुआ था, जहां उसको दर्द होता था, और उसके ऊपर नकली मतलब हाथ लगा था, नकली पैर लगा था, ठीक है। ऐसा इसको बोलते हैं फैंटम लिम्स वाला व्यक्ति। लिम्स मतलब हाथ पैर, फैंटम मतलब कटा हुआ, ठीक है, और फैंटम मतलब वो कटा हुआ हाथ पे नकली चीजें हाथ लगे हुए हैं। तो आप जानते हो कि हाँ मेरा हाथ नकली है, आर्टिफिशियल लगा हुआ है, लेकिन अब ये आपको पता है, वो व्यक्ति को ना शीशा के सामने रखा गया, रामचंद्रन ने बोला बैठिए और ये अपने हाथ को हिलाइए। और आप जब मतलब यहाँ पे पहले क्या होता था, जब हाथ वगैरह हिलाता था व्यक्ति शीशा के पहले, तो उसके हाथ में दर्द होता था, पैर में दर्द होता था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम था। जब वो व्यक्ति को शीशा के सामने बैठाया गया तो वो हाथ और पैर देखा, ये तो मूवमेंट कर रहा है, वाओ मेरा हाथ मेरा पैर मूवमेंट कर रहा है, आई एम ओके। तो उसका पता है ना, आई डोंट नो हाउ, मतलब कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू चीजें निकल के आई, उसका लिटरली उसका जो पेन है रिड्यूस हुआ, उसका जो दर्द होता था पहले ना हाथ और पैर में, वो कम होना शुरू हो गया। आपका माइंड समझने लगा शीशे को देखकर कि मेरा ये हाथ और पैर क्या है, सब बिल्कुल सही सलामत है, और वो लिटरली रीडिंग आने लगा, और वो खुद भी महसूस करने लगा कि, और बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट भी हुआ ऐसा, 55 साल का व्यक्ति, 57 साल का व्यक्ति, रिसर्चेस है इसके, उनका हाथ और पैर ठीक होने लगा, बहुत सारे लोग ऐसे ठीक हो गए। तो कहने का मतलब मन के सब मानसिक चीजें होती हैं, मतलब दर्द वगैरह, पेन, फिजिकल पेन इज रियलिटी, पता नहीं ये भी सही है कि नहीं है, मतलब वो इल्यूजन, कई लोग बोलते हैं सफरिंग इज इल्यूजन, कई लोग बोलते हैं। तो ये साबित करता है ये रामचंद्रन का एक्सपेरिमेंट। गॉट इट? किसी को यस, क्वेश्चन, कोई यस। सवाल, कोई अब किसी को बोलना है या फिर उनका सवाल शुरू करें? देखिए यहाँ पे दिया है, मैं ये मिरर को इल्यूजन क्रिएट करा। कोई किसी का सवाल, या मैं शिवम का सवाल कंटिन्यू करूं? Why did Freud choose sexuality as the basis of the psychological development? Did he do study or empirical observation? देखिए इन्होंने ना, सिगमंड फ्रायड ने 20,000 व्यक्तियों का इन्होंने ट्रीटमेंट किया था, 20,000 अपने पूरे जीवन काल में। और वो जो वहाँ का उनका माहौल था, पूरा ऑस्ट्रिया का थे, ऑस्ट्रिया के थे, ये वियना के थे, तो वहाँ पे हिस्टीरिया उनके जमाने में बहुत ज्यादा फैला हुआ था, और कंजर्वेटिव माहौल था, इतना ओपन नहीं था। तो जितना उन्होंने देखा कि मेंटल रिटार्डेशन है, उनके मन में रिग्रेशन है, दबा के रखा है, और ज्यादातर क्या दबा के रखा है कि सेक्सुअल अर्जेस दबा के रखा है। तो उन्होंने सेक्स 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 सेक्स, इट इज ऑल अबाउट सेक्स, उन्होंने एक कोटेशन बोला था मेंटल रिटार्डेशन को, ओनली इट इज ओनली एंड ऑल अबाउट सेक्स 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 एंड सेक्स। तो उन्होंने इतना देखा, उनका ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन था, उनका ऐसा समाज था, शायद यही कारण था उन्होंने हर चीज को एक सेक्सुअलिटी, लिबिडो भी बोले तो सेक्सुअलिटी, हर एक चीज का कॉज, बिहेवियर का कॉज का सेक्सुअलिटी बोल देते थे।
आगे चलकर लिबिडो को उन्होंने, लिबिडो एक जर्मन भाषा है, आगे चल के उन्होंने न्यू फ्रॉइडियन हुए, कार्ल युंग हुए, इनके जो शिष्य थे उन्होंने ठीक करा चीजें। तो ये था। आई होप यू गॉट माई आंसर। इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन एक्चुअली हाँ बहुत मेहनती थे सिगमंड फ्रायड, वो कुछ भी गलत होता था तुरंत स्टार्ट कर देते थे नया एक्सपेरिमेंट। तो इंपेरिकल के मामले में, ऑब्जर्वेशन के मामले में ही वाज लाइक ट्रू, और बहुत मेहनती इंसान थे ये। इनका बायोग्राफी कभी पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे फिर बेहतर। किसी का और एक कोई और सवाल? क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है शिवम का, ऊपर थोड़ा फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म पर क्या स्टार्टिंग में। सवाल है? There are many thinkers who give ideas related to the free will and determinism, but does anyone took a leap to quantify how much free will and determinism is there? Is there any method to do scientifically? वही तो कर रहे थे तब से, फ्री विल के ऊपर, डिटर्मिनिज्म के ऊपर सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव